चलिए आइए गाइस, बात करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट्स के आगे के टॉपिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले लैग्रेंज का जो आइडेंटिटी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है लैग्रेंज का आइडेंटिटी। लैग्रेंज का आइडेंटिटी है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तब वो बराबर होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ और ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ और बी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ, इसके बराबर होता है गाइस। और ये क्वेश्चन गाइस 2 बार आ भी चुका है एग्जाम में। देखिए 2002 और 2004 सीबीएसई में ये पूछ भी चुका है 2 बार। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसको प्रूव करना बहुत ईजी है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलिए आइए देखिए कैसे इसको प्रूव किया जाए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे आप कि आपके पास क्या दिया हुआ है LHS में, ठीक है। LHS में है आपके पास, फ्रॉम LHS लिख लीजिए आप ऐसे करके, फ्रॉम LHS में आपके पास गिवन है गाइस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है गाइस। ये हमने कहाँ से लिखा है, इसको अगर आपको याद दिलाना चाहें तो हम इस तरह आप याद दिला सकते हैं हम तुमको कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर हम लोग लिखते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से हम लोग इसको राइट डाउन करते थे, ठीक। चलो तो अभी आप ध्यान से देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ चुका है, तो आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसके बराबर आपके पास आंसर आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ लिखेंगे आप साइन थीटा और यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, एन कैप। तो देखिए इस वेक्टर का भी एन कैप है और इस वेक्टर का भी एन कैप है। जब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम एक्चुअली में लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं एन कैप और यहाँ इसको भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा और इसको लिख सकते हैं एन कैप गाइस, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी जो है मल्टीप्लाई होकर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एन कैप इस प्रकार से, ठीक है, डॉट एन कैप, क्योंकि यहाँ पर 2 एन कैप है ना, तो एन कैप डॉट एन कैप। और आपने ये भी पढ़ा है क्या कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का वैल्यू 1 होता है। सेम उसी प्रकार से एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एन वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल 0 और cos 0 1 होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमको गाइस यहाँ से आंसर क्या मिल चुका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से हमको आंसर फाइंड हो चुका है साइन स्क्वायर थीटा गाइस। और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। जब ये लिखा गया गाइस तो चलो आप थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है अब किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, अभी आपने लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा होगा और यहाँ से आपके पास आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है। अभी हमने आपको क्या बताया कि ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का है ना, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पर ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आपको क्या फाइंड आउट होने वाला है, ए वेक्टर है ना क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ए वेक्टर का ए का स्क्वायर का मतलब हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आप लिख सकते हो इस प्रकार से। और इसको आप क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस प्रकार से, ठीक है, ए वेक्टर डॉट, क्योंकि ऊपर में नहीं तो आप एक तरीका और भी, हाँ इस तरह भी आप लिख ही सकते हो
फिर उसके बाद इधर आ जाओ, ठीक है। वहाँ पर जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप लिखना चाहो, ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो कुछ इस टाइप से, माइनस है तो माइनस लगा लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास आंसर क्या है, आपके पास आंसर है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर उसके बाद बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर उसके बाद आपके पास आंसर है ए वेक्टर यहाँ बी वेक्टर और यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखो ए बी है ना कॉस थीटा का पूरा का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, ठीक। चलो देखो तो क्या बन जाएगा ये, तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। आप यहाँ मैग्नीट्यूड लगा ही लो। उसके बाद यहाँ आएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक। उसके बाद आप देखो अंदर में ए बी कॉस थीटा आ चुका है, तो ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा का मतलब हो गया गाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या बन जाएगा ये, होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ए बी कॉस थीटा किसके बराबर होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आता था जब हम लोग एंगल को फाइंड आउट करते थे। आपको पता होना चाहिए जब हम लोग एंगल को फाइंड आउट कर रहे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमारे पास आंसर आता था ए बी कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे हमने इसको पुटअप किया गया, ठीक है। तो अब ये जो है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसकी तरह नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस ऐसे करके मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट्स है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सेम चीज़ उसी तरह का दिख रहा है, तो इसको आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस, ठीक है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया लिंगरेज थ्योरम यानी लिंगरेज आइडेंटिटी का प्रूफ, और यही प्रूफ आपके एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इजी है और आराम से आप इसको डील भी कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ये तो आपका लिंगरेज आइडेंटिटी हुआ, क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलो आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 है, तो प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये प्रूव करना है गाइस, और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2001 और 2004 में ये पूछा हुआ है 2 बार, ठीक है। तो आओ इसको डील करते हैं कैसे करना है। तो गाइस जो हमको दिया हुआ है इसी से हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट्स करेंगे, क्योंकि हमको तो इधर ही सब चीज़ों को प्रूफ करना है, उसको बराबर दिखाना है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो गिवन है हम उसी से क्वेश्चन को इंटरप्रेट्स करेंगे, उसी से अचीव करेंगे आंसर को, ठीक है। चलो आओ देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है 0। तो आप क्या लिख सकते हैं गाइस यहाँ से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर, क्योंकि सी वेक्टर को आपने उधर भेजा, ठीक। अब आप क्या करो, दोनों तरफ है ना मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी वेक्टर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा गाइस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव जब लो लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आप जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे उस समय, जैसे हमने बताया था कि सम इम्पोर्टेंट सब रिजल्ट में, कि उसमें जो प्रॉपर्टी पढ़े थे अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमने उसमें प्रॉपर्टी आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि माइनस ऑफ बी है ना क्रॉस ए किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा बी क्रॉस ऑफ माइनस ए। ये हमने बताया था, अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो इस प्रॉपर्टी को गाइस जो है अभी हम लोग क्या करने वाले हैं,
यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यूज करके हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखिए गाइस, ये सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो एंगल 0 डिग्री बनता है, और साइन 0 क्या होता है 0, इसलिए इसका आंसर 0 आ जाएगा। आप लिख सकते हो यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास मिल जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ से एक रिजल्ट तो आपको फाइंड आउट हो चुका है गाइस। इसको आप है ना ब्रैकेट में बंद करके क्वेश्चन नाम क्या देते हैं 1। अगेन आप क्या करें, इसको फिर से यूज करें अगेन। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब आप क्या करो, क्योंकि यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर मिल चुका है आपके पास, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब आपको क्या चाहिए, सी और ए वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, इस ए वेक्टर को उधर ले जाओ। ए वेक्टर को उधर ले जाएंगे तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए वेक्टर, ठीक है, माइनस ए वेक्टर आ गया। अब आपको फिर से क्या करना है, इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपका आंसर क्या है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो आप इसको सी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर गाइस, इस प्रकार से, ठीक है। चलो आओ तो इसको यहीं पर लिख लेते हैं। तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ आ जाएगा आंसर सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और यहाँ पर सेम वही चीज़ फंडा, अभी जैसे हमने बताया कि माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस माइनस ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आने वाली है तो आप 0 लिख ही लो एक बार, ठीक है, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्रॉस ए वेक्टर। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो देखिए गाइस, एक रिजल्ट ये आया इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये फाइंड आउट हो चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड 1 and 2, from 1 and 2 we get, क्या फाइंड आउट कर पाएंगे आप, यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो दिस इज द रिजल्ट, है ना, जो हमको प्रूफ करने बोला गया था गाइस। तो आई होप इस क्वेश्चन का प्रूफ आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से, बहुत क्लियरली। तो अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया, मेरा वीडियो समझ में आया, तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग दूँ, लेकिन उसके लिए मेरे यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, जो अभी तक नहीं है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो 1000 सब्सक्राइबर पहुँचेंगे, फिर हम लोग ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम दे सकेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा योगदान दीजिए। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे आई होप आपको बहुत अच्छी तरीक़े से क्लियर समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आओ तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा कि इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये आपके पास गिवन है। तो सो दैट क्या शो करने बोल रहा है कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और इट बीइंग, है ना, गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि ना तो ए डी के बराबर है और ना ही बी सी के बराबर है, जबकि क्वेश्चन आपका CBSE 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। यानी कि क्वेश्चन तो ठीक है, क्योंकि बोर्ड में पूछा हुआ है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आओ तो बात करते हैं क्या क्या गिवन है। तो प्रूफ करना है, तो लेट कर लेते क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इसको इक्वेशन 1 मानो, और एक हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस
डी वेक्टर, इसको इक्वेशन क्या मानो 2। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या लिखो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्टिंग है ना 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा गाइस, हमारे पास आंसर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। एलएचएस में से एलएचएस को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आरएचएस में से आरएचएस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमेशा याद रखें। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है। अभी आप क्या करो, सबको इधर लेके आ जाओ। जब सबको इधर लेके आओगे तो आंसर आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर जब आप आएंगे तो माइनस सी वेक्टर क्रॉस, ठीक है, डी वेक्टर, ये हो जाएगा प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इधर क्या बच गया 0। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो किसको किसको प्रूव करने बोला ये पैरेलल, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, देखिए वहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं अभी यहाँ से, अगर हम यहाँ से, क्योंकि बी वेक्टर को अगर हम ए वेक्टर को कॉमन निकाल दें इसमें से, तो आप देखिए अगर हम ए वेक्टर को कॉमन निकालें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस और यहाँ आएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों में क्या आपके पास डी वेक्टर है, दोनों में क्या है डी वेक्टर, तो आप डी वेक्टर को कॉमन निकालें, यहाँ पर बी वेक्टर, यहाँ पर माइनस सी वेक्टर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लस और यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और यहाँ क्रॉस लगा करके क्या लिख सकते हैं डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्यों हमने ऐसे लिखा, क्योंकि आप देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सी वेक्टर और डी वेक्टर आएगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, और प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा। उसके बाद बी वेक्टर को अगर आप डी वेक्टर से क्रॉस कर रहे हो तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा और इसका भी साइन प्लस इसका भी साइन, तो प्लस दोनों आ जाएगा, ठीक। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम लिख रहे थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो अगर हम इसको ऐसा लिखें है ना माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, है ना, ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो गाइस, अगर आप डायरेक्शन को चेंज करोगे तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा, बट हो सकता है कि रिजल्टेंट में पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए, ठीक। तो सेम चीज़ है। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस, ठीक है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इस डी को आगे लेके आएंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ये पहले है ये बाद में है, अगर इसको पहले लिख रहे हैं, अगर हम इसको पहले लिख रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं तो हमारे पास माइनस आ जाएगा गाइस। क्यों माइनस आ जाएगा, जैसा कि हमने बताया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाता है। तो इसको अगर हमने इंटरचेंज किया तो साइन ऐसा है। अभी आप देखिए दोनों में बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कॉमन है, तो आप क्या करो कॉमन निकाल दो। तो कॉमन निकालोगे तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्रॉस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ चुका है 0 आ चुका है। अब देखिए गाइस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आ चुका है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी आता है या दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या हो सेम हो, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या हो सेम हो। तो सेम होना और पैरेलल होना दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज दैट, आप लिख सकते हो कि बी वेक्टर है ना माइनस सी वेक्टर इज पैरेलल टू, ठीक है, ए वेक्टर और डी वेक्टर, है ना, ये पैरेलल है, इसलिए इनका वैल्यू जो है वो 0 आ गया। क्योंकि आप जानते हो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आता है उसका मतलब होता है कि एंगल 0 डिग्री और साइन 0 मतलब 0। तो अगर 0 डिग्री बना तो एंगल 0 डिग्री कौन कौन केस में बनता है, वो इसी केस में बनता है जब सेम वेक्टर को सेम से मल्टीप्लाई करो या फिर दो पैरेलल वेक्टर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सेम वेक्टर को सेम के साथ क्रॉस करो, जैसे ए वेक्टर का ए के साथ क्रॉस 0 आता है, ठीक है, और ए वेक्टर का अगर सी के साथ क्रॉस करने पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 100% है क्या कि ए वेक्टर जो है सी वेक्टर के क्या है पैरेलल है, ए वेक्टर है वो सी वेक्टर के क्या है
पैरेलल है। एक कंडीशन ये उठती है, दूसरी कंडीशन क्या उठेगी, या तो ये ए वेक्टर जीरो रहा होगा या सी वेक्टर जीरो रहा होगा या फिर ए वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर रहा होगा। ये 3-4 कंडीशंस उठती हैं, लेकिन हमको पैरेलल वाली कंडीशन बोली तो इसलिए हमने पैरेलल का यूज कर लिया। तो दिस इज़ द प्रूफ, जैसा कि हमको प्रूव करने को बोला था। तो ये गाइस जो है रिजल्ट अब प्रूव हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए बाय। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, फाइंड अ वेक्टर सी। एक वेक्टर सी है जिसको फाइंड आउट करना है। क्या कंडीशन दी हुई कि ए वेक्टर का क्रॉस सी के साथ बी के बराबर है, जबकि ए वेक्टर का डॉट सी के साथ 3 के बराबर है। ये क्वेश्चन सबसे जो है CBSE 2008 में पूछा हुआ है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो और डील करते हैं। तो देखो, क्योंकि हमको सी वेक्टर को फाइंड आउट करने बोला तो सबसे पहले लेट करो आप सी वेक्टर को। क्या लेट करो, C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। आपने इसको लेट कर लिया। कंडीशन सबसे पहले क्या है कि ए वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर के साथ जो है वो बी वेक्टर के बराबर है। उससे पहले भी हमको ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालना होगा। चलो आओ तो बात करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। तो आई कैप की वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी कि ए में ए की क्या हमारे पास 1 1 1 1, ये जगह C1 C2 और C3। इन सब को सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करो तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो C3 और यहाँ से आ जाएगा C2 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास आई कैप। जे के लिए क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि जे को आप इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो क्या करने वाले हो आप, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करोगे, ये इससे और ये से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास C1 माइनस C3 और यहाँ आ जाएगा जे। के लिए आप क्या करने वाले हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा C2 और यहाँ जाएगा C1, ठीक है, और यहाँ जाएगा के कैप। और दिस वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर आपके पास फाइंड आउट हुआ है गाइस, ठीक है, दिस वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द बी वेक्टर। ये जो वेक्टर है गाइस वो बी वेक्टर के इक्विवेलेंट है, देखिए दिया हुआ है। तो बी वेक्टर का अगर इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर हम लिखना चाहें तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि C2 माइनस C3, ठीक है, आई कैप, C1 माइनस C3 जे कैप और C2 माइनस C1 के कैप। बी वेक्टर में क्या है, जे कैप माइनस के कैप। इस प्रोडक्ट में यानी इस मल्टीप्लिकेशन में तो किसी को डाउट नहीं होगा। आई का निकालने के लिए आई के कॉलम को छोड़ा जाता है, यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको। जे का निकालने के लिए जे को छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद इसको इससे और इसको इससे। के का निकालने के लिए इसको छोड़ो तो इसको इससे ऐसे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर आई वाला तो इसमें है नहीं, इसलिए आप क्या लिख सकते हो, C2 माइनस C3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से C2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C3। दूसरा जे का वैल्यू 1 है तो आप क्या लिखोगे, C1 माइनस C3 इज इक्वल टू जो है 1 लिख सकते हो यहाँ से। और C3 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो C3 इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस 1, ये C3 की वैल्यू है। और आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो C2 माइनस C1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से C2 की वैल्यू जब निकालोगे तो C1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से C2 की वैल्यू आ चुकी है गाइस। तो यहाँ पर हमने एक दूसरे की वैल्यू को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। बट हमारे पास एक नई कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू जो है वो है 1। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि ए वेक्टर डॉट, सॉरी 1 नहीं है 3 है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 3 है। तो आप पुट कीजिए वैल्यू को। ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या है, आई कैफ, जे कैफ, के कैफ डॉट सी में आपने क्या लिखा है, C1 है ना, आई कैफ, C2 जे कैफ, C3 के कैफ इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 3। तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो यहाँ से आंसर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 3। तो आप देखो C2 का वैल्यू C1 माइनस 1, तो आप क्या पुट कर सकते हो यहाँ पर, C1 को C1 रहना, तो C2 की जगह जब आप पुट करोगे तो क्या लिखोगे C1 माइनस 1 और C3 की जगह क्या पुट करने वाले हो आप, C3 की जगह पुट करोगे C1 प्लस 1, यहाँ पुट करोगे आप C1 प्लस
1। ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से C3 की वैल्यू, क्योंकि ये सॉरी गलती हो जाएगा -1 होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि C3 की देखो यहाँ से अगर आप इसको इधर लेके आओगे इसको तो C1 -1 हो जाएगा, यहाँ पर C1 -1 कर लो, तो C1 -1। अब आ जाओ इसको जोड़ो तो कितना आंसर होगा, ये हो जाएगा 3C1, यहाँ पर हो गया -2 इज इक्वल टू 3, तो 3C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो C1 का जो वैल्यू है गाइस वो आ चुका है 5/3। C1 का वैल्यू आ चुका है 5/3। अब आप उसके बाद क्या करो कि C1 की वैल्यू पुट करो इसमें और इसमें पुट करो C1 की वैल्यू, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। तो पहले C2 निकाल ले, तो C2 हमारे पास क्या आएगा, देखो C1 है ना, C1 -1 है, यानी कि 5/3 -1, तो हो जाएगा 5 - 3/3 यानी कि 2/3। ये आ चुका है C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू भी आ चुकी है गाइस। अब आपको और क्या चाहिए, और चाहिए आपको C3 की वैल्यू, तो C3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो C3 इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, C1 -1, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, हाँ, तो C1 की जो वैल्यू है वो भी आपके पास आ जाएगी C1 -1, तो C1 कितना था 5/3 -1, यानी कि ये भी आ जाएगा 2/3। एक बार आप इसको चेक कर ले, C3 यानी ये उधर गया, ये इधर आया, तो C1 -1 ठीक है। यहाँ से आप चेक करें, ये उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है, चलो ये सब समझ में आ गया। तो C1 की C3 की वैल्यू 2/3 आ चुकी है, C2 की वैल्यू भी 2/3 आ चुकी है, C1 की वैल्यू 5/3 आ चुकी है। तो C1 को हमने क्या लेट किया था, ये है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, C1 C2 C3 की वैल्यू को पुट कर दो, तो आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको इधर ये समझ में आया होगा। इसको हम रफ करेंगे अभी, जिससे हम उसका आंसर को लिख सकें गाइस। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। चलो आओ, तो C की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी C1 आया 5/3, तो आप लिखिए 5/3 I कैप, और C2 कितना आया है 2/3 J कैप, और यहाँ भी आ जाएगा 2/3 K कैप। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ C गाइस। तो ये C का आंसर आ चुका है। अगर आपको वीडियो समझ में आया गाइस तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। क्वेश्चन क्या है कि फॉर अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, कोई एक वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी दोनों पे परपेंडिकुलर है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, उसको फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि शुरू में हमने बताया था कि एक वेक्टर जो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, ये तभी पॉसिबल होता है जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर आपको पता हो, तो हमने आपको बताया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप करेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कितना आ गया sin थीटा, और यहाँ पर क्या लगता था ये एन कैप ऐसा कुछ। और हमने आपको बताया था कि ये जो एन कैप है गाइस, है ना, ये परपेंडिकुलर होता है किस पर, ए पर भी और बी पर भी इंडिविजुअली, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है और इंडिविजुअली भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि यहाँ पर आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, वो भी किसका क्रॉस प्रोडक्ट, किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के क्रॉस का जो है यूनिट वेक्टर आपको वहाँ से फाइंड आउट करना होगा। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, अगर आपने शुरू का मेरा वीडियो देखा होगा तो, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमने तरीका आपको बताया है। अगर आपने मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखा होगा तो आई होप आपको ये वेरी मच क्लियर होगा, और हमने समझाया भी था आपको। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वेक्टर के जितने भी वीडियो हैं सब मिल जाएंगे, आप उसमें से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गाइस, नहीं तो क्वेश्चन
जो आप पढ़े वही चीज़ें हैं, लेकिन आपने कुछ कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया जिसकी वजह से क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा आप कोशिश करें कि कंसेप्ट को हर एक टॉपिक का क्लियर करें। तो बेसिकली हमको करना क्या है गाइस, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, फिर उनका क्रॉस निकालना है। ठीक है, ये हमको करना है अभी। चलो तो एक एक करके हम लोग करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर का सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमने जस्ट आपकी नॉलेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है। तो हमारे पास ए वेक्टर की जो वैल्यू है गाइस, आई कैफ, जे कैफ, के कैफ। बी वेक्टर की वैल्यू है आई कैफ, 2j कैफ प्लस 3k कैफ। अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं गाइस, तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इनको ऐड करने वाले हैं। तो हमारे पास आई और आई कितना हो जाएगा, 2i कैफ, और यहाँ हो जाएगा 3j कैफ, और यहाँ हो जाएगा 4k कैफ। दूसरा हम क्या करने वाले हैं गाइस, दूसरा हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये करने वाले हैं। तो इसमें से उसको हटाएंगे, आई से आई कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस जे कैप, और यहाँ पर आ जाएगा -2k कैप। ये आ चुका है हमारे पास रिजल्ट। क्योंकि हमसे बोला इसने कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर हो, यानी कि हमको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हम इनका वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। किसका क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। चलो आओ तो बात करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे आई जे और यहाँ लिखने वाले हैं के। तो ए प्लस बी में क्या लिखा हुआ है, 2 3 4, इसमें आई वाला 0 हो चुका है, जे वाला -1 हो चुका है, और के का -2 हो चुका है। ठीक है गाइस, चलो इसको सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 को 3 से गुना करो, -6 हो जाएगा, और यहाँ से -4, माइनस माइनस प्लस -4 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो -6 और +4 यानी कि -2 आई कैफ। ठीक है, अब आ जाओ जे में। जे का सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये इधर से कट हुआ, इधर से कट हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और माइनस के कारण +4 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा +4 जे कैफ। के लिए आप इधर से सॉल्व करो, है ना, इधर ये कट करो, इसको मल्टीप्लाई करो, -2, इसको मल्टीप्लाई करो 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -2 के कैप गैस। ठीक है, तो ये आ चुका है, और इस पूरे को हम क्या लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो सी वेक्टर का वैल्यू जो है गैस वो यहाँ से मिल चुका है हमको। ठीक है, इसको हमने क्या लिख लिया, सी वेक्टर, जस्ट, है ना, अपने सुविधा के लिए कि हम छोटा सा आंसर को लिखे इसलिए। तो अब हमको करना क्या है गैस, कि अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। ठीक है, चलो आ जाओ, 2 का स्क्वायर बोलो 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। कितना आंसर आ चुका है गाइस, 24। 24 का मतलब कितना हो गया, 8 3 24 होता है, या फिर 6 4 24 होता है। तो 2√6 जो है आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं गाइस। बट हमसे क्या पूछा, हमसे बोला है इसका आपको क्या बताना है, आपको बताना है एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 5 यूनिट। चलो ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बट यहाँ पर तो हमको किसके साथ निकालने बोला है, ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, और इसको हमने क्या बोल के रखा ऑलरेडी सी, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक वेक्टर आएगा जिसको मान के चलते हैं, चलो हम इसको पी मान लेते हैं, और इस वेक्टर का जो वैल्यू है वो 5 टाइम्स हो जाएगा सी वेक्टर डिवाइडेड बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सी वेक्टर आपने ये लिख के रखा है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है, -2 आई कैफ, और यहाँ आने वाला है गैस 4 जे कैफ, ठीक है, और यहाँ आने वाला है -2 के कैफ, और डिवाइडेड में क्या आने वाला है, रूट, है ना, मैग्नीट्यूड, यानी कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 2√6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करो तो कट जाएगा, तो -5/√6 आई कैप आएगा, कटेगा, और ये हो जाएगा 5 2 10, ठीक है, अपॉन √6, और यहाँ से आ जाएगा जे कैप, ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर आएगा -5/√6 के कैप। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट्स, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई एक ऐसा वेक्टर निकालते हैं जो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, तो ये तभी पॉसिबल है कि आप उन दोनों वेक्टर का क्या निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वो गाइस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हुआ है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, यानी 3 वेक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 वेक्टर्स का कहानी खत्म हो चुकी है। अब 3 वेक्टर्स वाले क्वेश्चंस में और टॉपिक्स में, थ्योरम्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।